एंड वेलकम टू दिस एजुकेशनल चैनल एजुकेशन टॉप 10। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर्स में आपके एमएससी बॉटनी पीजी थर्ड सेम जो आपके सब्जेक्ट कोड 303 एंड 4 है प्रैक्टिकल एंड असाइनमेंट क्वेश्चंस, उसको देखेंगे क्योंकि आपको पता है कि आपके प्रैक्टिकल 28 एंड 29 को कंटिन्यूसली हैं। एंड फर्स्ट प्रैक्टिकल तो आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया जिसमें प्लांट फिजियोलॉजी वगैरह था। एंड अब आपको जो जेनेटिक्स साइटोजेनेटिक्स है उसको कवर करना है, जिसके अंतर्गत आने वाले जो टॉपिक्स हैं जैसे सेल साइकिल है। ठीक है, तो ये सारे आपके प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस हैं क्योंकि आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको प्रिपेयर करना है। तो इस वीडियो लेक्चर्स में ब्रीफली पढ़ेंगे स्टडी ऑफ सेल साइकिल, सेल का जो स्टडी करना है, सेल के अंदर ऑर्गेनल्स कितने कितने होते हैं, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया का भी वर्णन करना, स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स पढ़ना है जैसे लैम्ब्रुश क्रोमोसोम, फिर है बीटा क्रोमोसोम, बी क्रोमोसोम, डीएनए रिकॉम्बिनेशन पढ़ना, म्यूटेशन, शी वैल्यू पार्डेक, सेल साइकिल। तो इतने कुछ पॉइंट्स हैं आपको कवर करने हैं। ये आपके प्रैक्टिकल एंड असाइनमेंट 303 एंड 4 के एमएससी बॉटनी थर्ड से फाइनल ईयर के क्वेश्चंस हैं। सो आप इनको देखेंगे, ब्रीफ में मैं समझाऊंगी क्योंकि कोई तो आइडिया एटलीस्ट आपको आना चाहिए लिखने के लिए कि कैसे लिखना है, इसलिए ये वीडियोस लेक्चर्स आपके लिए अपलोड करूँगी। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स, और प्लीज़ सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की वजह से ही मेरा चैनल वो वाला बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ था एंड वो अब नहीं रहा। तो इस चैनल को आप सपोर्ट करें ताकि एमएससी बॉटनी फोर्थ सेम आपका ईजिली ही कवर हो जाए। ओके, तो चलिए देख लेते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करते हैं सेल ऑर्गेनल्स की। सेल के बारे में तो आपको मैंने पहले पढ़ाया था, जो पिछला मेरा चैनल था उस पर पढ़ाया था कि सेल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। आप बोलें तो आपके स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के रूप में फॉर्म में सेल्स को जाना जाता है सेल को, क्योंकि सेल के अंदर डिवाइडेशन की कैपेसिटी हो। सेल बहुत सारे सेल्स कंप्लीट करके एक टिश्यू बनाती है और टिश्यू आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंतर्गत जो आने वाले ऑर्गेनल्स हैं वो सेपरेट होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, राइबोसोम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया। ये सब सेल के अंदर आने वाले ऑर्गेनल्स हैं। तो जिस प्रकार विभिन्न अंग अलग अलग कार्य करते हैं, आपको भी पता है बॉडी के, जैसे आपके हाथ का काम है, क्या काम है, हाथ से बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है, सुबह से एंड खाना बनाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड उसी तरह पैर का काम अलग है, आँख का काम है देखना, कान का काम है सुनना। वैसे ही सेल के अंतर्गत फ्रेंड्स जो आने वाले इंडिविजुअल जो ऑर्गेनल्स हैं वो अलग अलग हैं, उनका स्पेसिफिक वर्क होता है, एक विशिष्ट कार्य होता है, उनकी स्ट्रक्चर होती है हर एक पार्ट का, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्गी बॉडी हो, राइबोसोम हो, लाइसोसोम, कोई भी पार्ट्स होते हैं सेल के अंदर, तो उनका हर एक पार्ट्स का अलग अलग काम होता है। तो कोशिका के भीतर स्थित जो संरचनाएं होती हैं विशिष्ट कार्य करती हैं, आपको भी पता है। इन्हीं ऑर्गेनल्स को, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को आप कोशिका अंग के ऑर्गेनल्स कहते हैं। ठीक है, अब समझ में आया। कुछ पॉइंट्स आपको जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसमें लिखना है कि सेल के अंतर्गत आने वाले जो ऑर्गेनल्स हैं बेसिकली कौन कौन से हैं। सो इतना समझ में आ गया, बढ़ते हैं आगे की ओर। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, सूत्रकणिका, कोशिका या पावर हाउस, इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसी प्रकार कोशिका में जो रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, केमिकल एनर्जी जिसको कहते हैं। तो ये सारे जो ऑर्गेनल्स हैं इम्पॉर्टेंट है। कोशिका द्रव्य जो आपका साइटोप्लाज्म होता है, कोशिकांग कोशिकाओं के निर्णायक काम करते हैं। ये अलग अलग इनका वर्क होता है। इन्हीं सभी कोशिकांग जो होते हैं उनका आवरण एक समान होता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, पेरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम। ठीक है, परंतु कुछ दूसरे जो कोशिकांग होते हैं उनका एक आवृत फास्फोलिपिड नहीं बना होता है। मीन्स यहाँ पे सेल जो आपका कोशिका द्रव होता है, साइटोप्लाज्म में जो पाए जाने वाली झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाएं होती है उनको ही कोशिका अंग कहा जाता है। और चूंकि केंद्रक क्या होता है, सबसे बड़ा कोशिका अंग माना जाता है। कोशिका का सबसे बड़ा अंग जो होता है वो न्यूक्लियोलस होता है, केंद्रक जिसको आप कहते हैं। कुछ पार्ट्स इसमें दिए गए हैं, जैसे ये सेल हो गया, इसके अंतर्गत आप देखते हैं। बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम का एक्सप्लेनेशन देना है। तो यहाँ पे कलर्स थोड़ा सा देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की बात करें तो इसको डिस्कवर 1900 में अल्टमान नामक एक वैज्ञानिक थे, क्या थे, अल्टमान, उन्होंने किया था इसको डिस्कवर। और इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। थोड़े थोड़े पॉइंट्स आपको बना के लिखना है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, दोहरी झिल्ली युक्त रचनाएं होती हैं। कैसी होती हैं, दोहरी झिल्ली युक्त रचनाएं होती हैं।
कोशिका द्रव में छोटे छोटे कणों, गोल या क्षणों के रूप में पाया जाता है। जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंतर्गत छोटे छोटे कण छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में पाया जाता है। बाहरी झिल्ली और अंदर झिल्ली। बाहरी झिल्ली क्या होती है? सपाट होती है। आउटर लेयर एंड इनर लेयर झिल्ली मैट्रिक्स की ओर उंगली समान नलिकाओं। प्लांट में जो देखते हैं क्रिस्टी जंतुओं में होती है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बनाती है, इसे कोशिका का बिजली घर कहते हैं। चूँकि जितनी भी केमिकल्स रिएक्शंस होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के फॉर्म में सिंथेसिस करता है, ऊर्जा का प्रोडक्शन करता है। इसमें डीएनए और राइबोसोम भी पाए जाते हैं। तो राइबोसोम की खोज के बारे में बताया गया है कि राइबोसोम की खोज 1955 में पलाडे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स है जो आपको लिखना है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया। बात करते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम की खोज के बारे में आपने पढ़ा कि 1955 में पलाडे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। ये गोलाकार दो उप इकाइयों ने सब यूनिट से बने होते हैं। झिल्ली विहीन होता है, इसमें कोई वॉल्स नहीं होती है। राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन के सूक्ष्म कण होते हैं जो हरित लवक और केंद्रक तथा कोशिका द्रव अंतःप्रतंबी जालिका जो होती है राइबोफ्लोरान प्रोटीन द्वारा जुड़े होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, आप इनको नोट डाउन करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, पर चूंकि आपको आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में दो ही पूछता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया दूसरा राइबोसोम। सो आपको उन दोनों को लिखना है। बाकी ब्रीफ पढ़ने के लिए आपको एक सेपरेट वीडियोस लेक्चर में अपलोड कर दूंगी, क्योंकि ये प्रैक्टिकल के हिसाब से एक वीडियो लेक्चर्स है जिसमें आपको एक एक्सपीरियंस के तौर पे जो चीज़ें आपके प्रैक्टिकल में पूछी जाएंगी, तो ये काफ़ी नॉलेजेबल है, तो आप देख सकते हैं। पॉइंट और यदि सेल ऑर्गेनल्स में पढ़ना है तो आपको प्लास्टिड पढ़ लेना है। प्लास्टिड क्योंकि 1865 में, जिसको लवक कहते हैं, इसकी खोज हैकेल ने की थी। डिस्कवर के बारे में आपको ज़रूर पढ़ना है कि कौन से ऑर्गेनल्स की खोज किस साइंटिस्ट ने की थी। लवक कोशिकाओं में ही प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो इनर स्ट्रक्चर होती है, भीतरी रचना में बहुत सारी झिल्ली वाली लेयर्स होती है जो स्ट्रोमा में स्थित होती है। और ये कैसे होते हैं? गोलाकार या चपटे आकार के, रंगीन और रंगहीन भी होता है, कलर और कलरलेस भी होता है। ये केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं जो प्लास्टिड होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में आपको पुनर्योगज डीएनए टेक्निक पढ़ना है। डीएनए जो रिकॉम्बिनेंट टेक्निक है, इसको भी क्वेश्चन पूछा गया था आपके प्रैक्टिकल के लिए, तो इसको भी प्रिपेयर कर लें। मैं थोड़ा थोड़ा वीडियोस लेक्चर्स में समझाऊंगी, क्योंकि आपको इससे आइडिया आ जाएगा कि कैसे लिखना है, क्या करना है। पुनर्योगज डीएनए है, इस टेक्निक के द्वारा किसी एक जीव के जो ऐच्छिक है डीएनए खंड को लेकर दूसरे जीव के डीएनए खंड के साथ, मतलब एक डीएनए का जो कोई पार्ट्स होता है उसको लेकर दूसरे डीएनए के साथ, यानी कि टेस्ट ट्यूब की सहायता से फ्यूज़ करवाया जाता है, संकरण करवाया जाता है। तो इससे क्या होता है कि इच्छा अनुसार आप वांछित जो लक्षण होता है, फीचर्स होते हैं, दूसरे में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिससे नए प्रकार का डीएनए प्राप्त हो जाता है। यही आपके डीएनए रिकॉम्बिनेंट है। तो आपको समझ में आ गया कि एक डीएनए का टुकड़ा लेते हैं, उसको दूसरे डीएनए में क्या करवा देते हैं? टेस्ट ट्यूब की सहायता से फ्यूज़ करवाते हैं, संकरण करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि आप इच्छा अनुसार जो आपके फीचर्स होते हैं, जो आप चाहते हैं, वो इच्छा अनुसार ट्रांसफ़र हो सकता है। इससे नए जो प्रॉपर्टीज़ हैं, नए फीचर्स हैं, उनका डेवलपमेंट किया जा सकता है इस टेक्निक के थ्रू। तो इसके डीएनए इस टेक्निक में संकरण से प्राप्त नए डीएनए को पुनर्योगज यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। और इस टेक्निक को जीन क्लोनिंग कहते हैं। इस टेक्निक की जो डिस्कवर की बात करें तो 1972 में की गई थी, ठीक है। तो ये भी आपको आइडिया आ गया, ऐसे लिखना है डीएनए टेक्निक के बारे में। थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे। बात करें गुणसूत्र, जिसको क्रोमोसोम कहते हैं, क्योंकि ये भी पूछा गया है आपके प्रैक्टिकल में। तो सभी वनस्पतियों में और प्राणी के सेल्स में पाया जाता है, चाहे वो आपके प्लांट हो या एनिमल हो, कहीं भी। तो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, तंतु रूपी पिंड रूपी होते हैं। और प्रत्येक जो स्पीसीज होती है, जाति होती है, उसमें जो गुणसूत्र होते हैं उसकी जो नंबरिंग होती है वो फिक्स्ड होती है, ठीक है। जैसे ह्यूमन में आपको 46 देखने के लिए मिल जाते हैं, 23 जोड़े 46। तो ऐसे गुणसूत्र होते हैं, ये आपके ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है। हेट्रोसोम भी होते हैं, ऑटोसोम भी होते हैं। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है सेल डिवीज़न की प्रोसेस को समझाना है। अपने सेल के ऑर्गेनल्स तो पढ़े, लेकिन सेल की डिवीज़न की जो प्रोसेस है तो उसको भी पढ़ना है।
सेल डिवीज़न एक मात्र सेल जो होती है मदर सेल से एक संतति कोशिका एक डॉटर सेल का बनना ही सेल डिवीज़न कहता है। जैसे कि अगर एक सेल है उससे दो सेल डिवाइडेशन की कैपेसिटी होती है, तो अपने आप ही कोई ऐसे एंजाइम्स हार्मोन जो इसको रेगुलेट करते हैं, तो ऐसे सेल डिवाइड हो गई, इससे दो बने, दो से चार, तो ऐसे सेल डिवाइड होती रहती है। इसके कारण ही जो जीव होता है ना उसके शरीर में वृद्धि होती है, अंग जो होते हैं ऑर्गेनल्स होते हैं उनका डेवलपमेंट होता है। कोशिका विभाजन दोनों रूप में सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही संभव होता है इसके द्वारा। और कोशिका विभाजन के बारे में सर्वप्रथम रुडोल्फ विर्चोव ने बताया था। ठीक है, तो इससे क्या होता है ये बताया था कि एक पुरानी सेल जो होती है उससे नई सेल का फॉर्मेशन होता है, नई सेल जनरेट होती है। आप सेल साइकिल की बात करें क्योंकि ये भी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो घटनाओं का वह सीक्वेंस जिसमें कोशिका अपने जो जीनोम होता है, जीनोम का द्विगुणन एवं अन्य संगठनों का संश्लेषण होता है। इसके बाद क्या करते हैं, विभाजित होकर दो नई संतति, मतलब एक नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। यही कोशिका चक्र कहलाता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक सेल डिवाइड होगी, फिर वो दो सेल बनाएगी, दो सेल डिवाइड होगी, फिर वो चार सेल बनाएगी। ऐसे कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस 24 आवर्स चलता रहता है। इसकी दो स्टेजेस भी बताई गई हैं, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज। ये सारी सेल डिवीज़न की भी स्टेजेस हैं। तो आपको इनको ब्रीफ नहीं पढ़ना, कुछ ही पॉइंट्स पढ़ना है, लेकिन आपको जो आइडिया है इससे आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप्स में आपको लिखने हैं, कैसे बताने हैं। प्रैक्टिकल में एक क्वेश्चन और है, म्यूटेशंस को बताना है। वैसे तो मैंने पिछले जो मेरा चैनल था उसमें बहुत सारे म्यूटेशन से रिलेटेड वीडियोस लेक्चर बनाए थे, बट क्या करें, किस्मत ऐसी है कि वो मेरा चैनल टर्मिनेट हो गया। बट कोई नहीं, मैं फिर भी आप लोगों के लिए इसके मेहनत ज़रूर करूँगी इस चैनल पे। तो इसमें म्यूटेशन की बात करें, उत्परिवर्तन कि सडन किसी भी जीव में जो लक्षण होते हैं, उनके फीचर्स होते हैं, उनमें होने वाला चेंजेस जो होता है वो म्यूटेशन कहलाता है। जैसे सोमैटिक सेल हो गई, आपकी वेजिटेटिव सेल हो गई, या रिप्रोडक्टिव, दोनों ही सेल में होता है। आपकी कायिक और जनन दोनों ही कोशिकाओं में उत्परिवर्तन होता है। कायिक कोशिकाओं में जो होता है उत्परिवर्तन वो जीवों के मृत्यु के बाद नष्ट हो जाता है, जबकि जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है उसमें अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो जनन कोशिकाओं में कैसा होता है, ट्रांसफ़र होने की कैपेसिटी होती है। बात करें म्यूटेशन की, तो सबसे पहले ह्यूगो डी ब्राइस थे, उन्होंने 1901 में उत्परिवर्तन का जो थ्योरी है उसको दिया था। इसके दो टाइप हैं, एक होता है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, दूसरा जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन की बात फ्रेंड्स, क्रोमोसोमल जो म्यूटेशन होता है जब क्रोमोसोम की चेंजेस स्ट्रक्चर में या उसकी नंबरिंग में कोई चेंजेस होती है, वो आपका गुणसूत्रीय परिवर्तन कहलाता है, इसे क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। और किसी भी जो क्रोमोसोम की संख्या है, मतलब किसी भी जीव में गुणसूत्र की संख्या निश्चित है, वो पेयर्स में रहते हैं, युग्मों में रहते हैं, जोड़े में रहते हैं, जैसे दो दो करके ऐसे। तो जब इन गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होता है, इसे ही पॉलीपोलाइडी कहते हैं, बहुगुणिता कहते हैं। फिर कोशिका विभाजन के समय होने वाली जितनी भी गड़बड़ियाँ होती है, गुणसूत्र की संख्या में इससे परिवर्तन हो जाता है। ये दो प्रकार से होता है, एक सगुणिता यूप्लॉइड, पॉलीपोलाइडी। सगुणिता यूप्लॉइड जब गुणसूत्र में अगुणित सेट, मतलब अगुणित सेट संपूर्ण रूप से वृद्धि होती है, उसे यूप्लॉइड कहता है। एक ही प्रकार के जीव यूप्लॉइड कहते हैं। ठीक है, ये सत्य बहुगुणिता होती है। अगर किसी कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 3 गुनी हो, तो फ्रेंड्स गुणसूत्र की संख्या पर डिपेंडेंट होता है। यदि 3 गुनी हो गए ट्रिप्लॉइड, 4 गुनी हो गए क्या होगा, 4 गुनी ट्रिप्लॉइड होगा, 5 गुनी टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, ऐसे होता है। ये पॉलीपोलाइड होता है। बात करते हैं एनीपोलाइडी की, तो असुगुणिता कहता है, इसमें संख्या जो होती है वो एक मतलब अधिक या कम हो जाती है। जो गुणसूत्र की नंबरिंग है कम या अधिक हो जाती है, असुगुणिता कहलाती है। जब द्विगुणित गुणसूत्र की नंबरिंग में एक या दो गुणसूत्र कमी हो जाती है तो हाइपोलाइडी होता है। इससे क्या होता है, गुणसूत्र की हानि होती है। मोनोसोमी आपने पढ़ा होगा, टीलोसोमी, मोनोसोमी, 2n-1 हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो मोनोसोमी का ही एग्जाम्पल है। सेकेंड पॉइंट में बात करें जीन म्यूटेशन की, तो जीन म्यूटेशन किसी जीव की जो आनुवांशिकी इकाई जीन होती है, जेनेटिक्स यूनिट होती है बेसिकली जीन, तो इसमें किसी प्रकार का, इसके नंबरिंग में, स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का यदि परिवर्तन होता है वो जीन म्यूटेशन कहलाता है, या पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है, बिंदु उत्परिवर्तन।
सो फ्रेंड्स, अब आपको आइडिया लग ही गया होगा कि आपके जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट क्वेश्चन है एमएससी बॉटनी थर्ड सेम में कैसे कैसे और किस टाइप के कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, इनको प्रिपेयर कर लेना आप। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर्स के लिए इतना ही है, क्योंकि ये आपको एक आइडिया लगने के लिए मैंने वीडियोस लेक्चर अपलोड किया है थर्ड सेम के लिए, जो आपके 303 एंड 4 जो आपका जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स टॉपिक को कवर करता है बेसिकली ये वीडियो लेक्चर्स। सो आपको अब तो आइडिया लग ही गया होगा बेसिकली। यदि वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।